हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन द लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो इस जो टॉपिक है इसके अंदर हमें ये जो है डिसाइड करना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं किसके अंदर, लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन में। ठीक है, अब इसके अंदर जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें पढ़ने हैं। चलिए, तो हम फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि स्टरलाइजेशन क्या है। स्टरलाइजेशन हमें मालूम है कि स्टरलाइजेशन जो है एलिमिनेट करने का, लाइफ को जो भी माइक्रोब्स है उनको किल करने का जो है प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर सरफेस जो इसके अलावा जो फ्लूइड है, मेडिकेशंस कंपोनेंट है, इनको भी हम जो है इसके अंदर से भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। इसके अलावा जो स्टरलाइजेशन है उसको हम ये हम कहते हैं कि इसके अंदर जो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं और रिमूव करते हैं परमानेंटली। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके अलावा स्टरलाइजेशन में हमारे पास जो है स्टरलाइजेशन इज असेंशियल कंसेप्ट ऑफ लार्ज स्केल एज वेल एज स्मॉल स्केल। मतलब चाहे हम लार्ज स्केल की बात करें चाहे स्मॉल स्केल की, दोनों ही केस में स्टरलाइजेशन बहुत जरूरी है। इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन द लार्ज स्केल, या किसी भी हम बात करें तो स्टीम स्टरलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट स्टरलाइजर, ईटीओ स्टरलाइजर, स्टरलाइजिंग टनल, सीआईपी सिस्टम, एसआईपी सिस्टम, पैरा एसिटिक एसिड लिक्विड स्टरलाइजेशन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड स्टरलाइजेशन। ये यानी कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो मेन स्टरलाइजिंग यूनिट्स हैं या स्टरलाइजिंग तरीके हैं जो कि हम इक्विपमेंट्स को स्लाइस करते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इनमें हम मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, अब जो है हम एक बात कर लेते हैं कि जो स्टरलाइजेशन है, फॉर ऑल द मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन देयर आर टू रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या क्या कंडीशन है इन ऑर्डर टू एश्योर द स्टरलाइजेशन टेक्स प्लेस। यानी कि अगर हमें किसी जगह स्टरलाइजेशन करना है तो दो रिक्वायर्ड कंडीशंस कुछ है कि सबसे पहले तो एक थॉरो डिकंटामिनेशन होना चाहिए, मतलब कि मेडिकल डिवाइसेस वगैरह जो है वो थॉरोली डिकंटामिनेटेड हो। इसके अलावा जो भी स्टरलाइजिंग एजेंट जो कि कांटेक्ट में आ रही है जो है एजेंट मस्ट कम इन द कांटेक्ट विद ऑल सरफेस टू बी स्टरलाइज्ड, फॉर दिस आइटम मस्ट बी डिसमेंटल। और इसके अलावा जो स्टरलाइजिंग एजेंट्स हैं वो भी जो है बहुत सही से जो है यूज किए जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्टीम स्टरलाइजर। स्टीम स्टरलाइजर, या इसको हम बोल सकते हैं जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के अंदर आपका जो हमने ऑटोक्लेव पढ़ा था वही, अगर लार्ज लेवल पे हम बात करें, या उसको हम ऑटोक्लेव भी बोल सकते हैं, लार्ज स्केल ऑटोक्लेव भी बोल सकते हैं, या स्टीम स्टरलाइजर भी बोल सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, यानी कि ये थोड़ा सा मतलब इकोनॉमी भी पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है। इसके अलावा जो है दिस स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट स्टरलाइज द वेस्ट बाय एक्सपोजिंग इट टू द स्टीम अंडर प्रेशर। मतलब कि ऐसे बहुत से सारे जो वेस्ट हैं उनको भी अगर हम पहले स्टरलाइज करके डिस्पोज करना चाहें तो भी ये एक अच्छा एजेंट जो है बनता है, thereby making it different is free from any contaminant. Steam sterilizer is widely used, और ये जो मेथड है ये बहुत अच्छे से वाइडली यूज किया जाता है। और ये क्या है, बेसिकली ऑटोक्लेव। ठीक है, इसके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो करीबन 121 डिग्री सेल्सियस यानी कि 250 फारेनहाइट, और इसमें जो प्रेशर होता है दैट इज 103 किलो पास्कल या 15 पीसीआई इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ऑटोक्लेव को यानी कि लार्ज स्केल ऑटोक्लेव स्टीम स्टरलाइजर को यूज करें तो ये ऑल फंजाई, बैक्टीरियाज, वायरस और बैक्टीरियल स्पोर्स को मारने में जो है बहुत कैपेबल होता है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा जो है स्टरलाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें जो है इसका जो भी इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हमें पढ़ रखा है, ऑटोक्लेव को हम पढ़ रखा है कि इसके अंदर एक लिड होता है, एक डोर होता है, एस्बेस्टॉस जैकेट और जैकेट होती है। ठीक है, और इसके अंदर डबल डोर्स होते हैं ताकि जो है लोडिंग अनलोडिंग करने में हेल्प रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक प्रेशर गाउज होता है जो कि प्रेशर को मेंटेन करता है। जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोकपल्स होते हैं, एयर को रिमूव करने के लिए एयर वेंट होते हैं। इसके अलावा सेफ्टी वॉल्स होते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, इनको रिकॉर्ड करने के लिए जो है ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली ये चीजें होती हैं।
अब यहाँ पर स्टरलाइजिंग साइकिल में इसमें क्या क्या जो फेजेस हैं, कौन कौन सी फेजेस चलती हैं ऑटोक्लेव के अंदर, वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्ज फेज। पर्ज फेज में क्या कर रहे हैं कि हम स्टीम को एंटर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आपको लार्ज स्केल ऑटोक्लेव या स्टीम स्टरलाइजर दिख रहा है। इसमें हम सबसे पहले स्टीम को इंट्रोड्यूस करते हैं और स्टीम धीरे धीरे एयर को जो है रिप्लेस करती जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे एयर का टेम्परेचर जो है, एयर का टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। उसके बाद जो है इस फेज, दूसरी फेज होती है एक्सपोजर फेज। इस फेज में जो है हमारे पास जो भी मटेरियल है उसको हम एक्सपोज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन। ठीक है, और इंटीरियर टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और डिजायर्ड पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो है दैट इज एग्जॉस्ट फेज। एग्जॉस्ट फेज में हम प्रेशर को अब रिलीज करना शुरू होते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू। ये वही चीज है जैसा कि हम प्रेशर कुकर से अब सीटी निकालना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर धीरे धीरे जो है अब एग्जॉस्टेशन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे टेम्परेचर और प्रेशर डाउन आने लग जाता है। अब जो है यहाँ पर जो सेकंड हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द ड्राई हीट स्टरलाइजर। ड्राई हीट स्टरलाइजर में हम जो हॉट एयर ओवन हमने पढ़ा था, हॉट एयर ओवन हमने स्मॉल स्केल पे पढ़ा था, सेम अगर उसको हम लार्ज स्केल पे कर दे तो वो ड्राई हीट स्टरलाइजर हो जाता है, या आप लार्ज लेवल हॉट एयर ओवन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हीट टेक्स जो है ड्राई हीट स्टरलाइजर कैन बी यूज टू स्टरलाइज आइटम, और इसमें जो है हीट कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लेती है और जो है टाइम भी कंज्यूमिंग है, और इसमें टेम्परेचर भी हमको कंपैरेटिवली ज्यादा लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें करीबन जो है 2 घंटे के लिए, 2 घंटे अगर हमको रखना है तो 160 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना पड़ता है। और जो है ए रैपिड मेथड हीट एयर्स टू, अगर हमको 190 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये करीबन जो है अनरैप्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो कि ढंग से जिनको हमने कवर नहीं किया हुआ है उनके लिए 6 मिनट, और 12 मिनट जो है जो जिनको हमने कवर कर रखा है उन ऑब्जेक्ट के लिए सफिशियंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये पाउडर और हीट स्टेबल आइटम्स के लिए भी जो है इनको यूज किया जा सकता है, लेकिन जो ऑटोक्लेव्स है उनको पाउडर के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी जो है ये उसका एक ऑटोक्लेव का ड्रॉबैक बनता है, ये हमने पढ़ा था स्मॉल स्केल स्टरलाइजेशन में जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें जो है वो हम जानते हैं कि डोर जो है फिट होता है क्लैम्प से, एस्बेस्टोस जैकेट होती है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, और एयर को सर्कुलेट करने के लिए फैन होता है। इसके अलावा परफोरेटेड शेल्फ होती है जिसके कारण से जो एयर है वो सर्कुलेट होती है। ठीक है, ये हमने सब पढ़ा था। स्टरलाइजेशन जो है यहाँ पर जो है बाय द ड्राई हीट इज कंप्लीट बाय द कंडक्शन, यानी कि स्टरलाइजेशन जो है वो जो एयर है, हीटेड एयर है, वो कंडक्शन के थ्रू जो है अपनी हीट पास करती है आइटम्स तक। ठीक है, ये इसका जो है मेन तरीका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमारे पास कुछ टेम्परेचर के रेंज है, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे 170 डिग्री सेल्सियस पर करीबन 30 मिनट तक अगर अपन रखते हैं नॉर्मल, उसके अंदर हमें रखते हैं। ठीक है, लेकिन ड्राई हीट स्टरलाइजर में एक चीज दिक्कत ये है कि ये रेजिस्ट जो स्पोर्स को जो है वो किल करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है इसके अंदर, यानी कि स्पोर्स को किल करना इसके लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। इसमें करीबन 160 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट के लिए और 150 डिग्री सेल्सियस पर 150 मिनट्स के लिए रखते हैं, और इसके अलावा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस स्टरलाइजेशन को मॉनिटर करने के लिए जो बेसिलस ऑट्रोफेसियस जो है, ऑट्रोफेइयस, ठीक है, ऑट्रोफेइयस, एट्रोफेइयस भी बोल सकते हो, उनके स्पोर्स यूज करते हैं जो कि एज ए इंडिकेटर का, यहाँ पर बायोलॉजिकल इंडिकेटर का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस जो है वो भी जो है ड्राई क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो है मोर रेजिस्टिव होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि जो है जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है उसको इजी टू इंस्टॉल है, बहुत मतलब कि इजी हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली मटेरियल्स में पेनिट्रेट कर सकती हैं एयर, नॉन टॉक्सिक होता है एनवायरनमेंट के लिए भी क्योंकि कोई केमिकल नहीं है, मेटल्स के लिए नॉन कोरोसिव होता है। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत ये है, कुछ डिसएडवांटेजेस है कि टाइम कंज्यूमिंग है, और कई बार ये देखा गया है कि हीट बहुत ज्यादा हाई पेनिट्रेशन रेट नहीं दिखाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है
हाई टेम्परेचर, कई सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए ये चीजें सेंसिटिव, मतलब कि ये वाला ड्राई हीट स्टरलाइजेशन सुटेबल नहीं होता है। और जो टेम्परेचर है, टाइम और टेम्परेचर कई बार अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होता है, ये इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, जिसे यहाँ पर ड्राई डिस्टिलाइजेशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें ड्राई डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस में हम सबसे पहले डिकंटामिनेट करेंगे उसको, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना। उसके बाद जो है, जो भी मटेरियल स्टरलाइज करना है उसको अच्छे से ड्राई करेंगे, उसको उसके बाद रैप करेंगे, मतलब कि उसके यहाँ पर उसको अच्छे से हम पैकअप करेंगे, उसको पैकिंग करेंगे या मसलिन फैब्रिक में उसको पैक करेंगे। देन उसको जो है यहाँ इसमें हम डालेंगे। ठीक है, और ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, हमें मालूम है, ये हम पढ़ चुके हैं हॉट एयर ओवन में, वहां पर हम ओवरलोडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर और थर्मामीटर गाउज होते हैं, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि रीच होता है उसको हम मेंटेन किया जाता है, देन फिर आगे उसमें ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये सारे जो हैं, जैसे ही टेम्परेचर या प्रोसेस को हम रेगुलेट कर देते हैं, फिर यहाँ पर क्या होता है कि एकदम से हम डोर को ओपन नहीं करते हैं, ये हमने हॉट एयर ओवन में भी पढ़ा था, क्योंकि जो है उसको हम थोड़ा सा कूल होने देते हैं। अदरवाइज जो है एकदम से अगर हम इमीडिएटली ओपन करेंगे तो वो जो है वहां पर मटेरियल का ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी स्टरलाइज आइटम है उसको हम प्रॉपरली स्टोर कर देंगे। अब हमारे पास तीसरा जो है दैट इज द ईटीओ स्टरलाइजर। ईटीओ स्टरलाइजर जो होता है वो होता है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड जो है हमारा स्टरलाइजर होता है। इथाइलिन ऑक्साइड जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा यूज करने वाला स्टरलाइजर है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए काफी इकोनॉमिक तरीका भी है। ठीक है, इसके अंदर जो है हीटिंग चैम्बर्स होते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, और फिर जो है उसके अंदर एक प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, और फिर हम उस स्टरलाइजर्स को यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम कैसे प्रोसीड करते हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम इसके अंदर प्री स्टरलाइजेशन कंडीशन, इसके अंदर हम प्री स्टरलाइजेशन कंडीशंस में इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सीलिंग करते हैं उस पूरे स्टरलाइजर को, और उसको इवेक्युएट करते हैं, मतलब कि उसमें जो गैसेस है उनको हम इवेक्युएट करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। देन जो सेकंड हमारा जो स्टेप है दैट इज स्टरलाइजेशन। अब हम उसमें स्टरलाइंट मतलब कि इथाइलिन ऑक्साइड गैस को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर जो है इसके अंदर जो है जैसे ही हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन फिर हमारे जो भी मटेरियल जो हमको स्टरलाइज करना है उसमें से हम इवेक्युएशन करते हैं, मतलब कि इथाइलिन डाई जो हमारा इथाइलिन ऑक्साइड गैस जो है एक्चुअली वो टॉक्सिक गैस होती है, तो जो भी मटेरियल्स है उसके अंदर से इवेक्युएशन यानी कि इथाइलिन ऑक्साइड गैस को भी बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसे हम एयर वॉशिंग भी बोलते हैं। देन फिर हम इसमें जो है एरिएशंस करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी रेसिड्यूल अगर ये रह गया है, फाइनली एनी रेसिड्यूल E2 इन द प्रोडक्ट और मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एरिएशन, मतलब उसमें स्टरलाइज्ड एयर को हम जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं, और फिर ताकि जो भी मटेरियल स्टरलाइज हुआ है इथाइलिन ऑक्साइड से उसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड का कोई भी ट्रेस नहीं रहे, क्योंकि इथाइलिन ऑक्साइड एक तरह से टॉक्सिक गैस भी है, स्टरलाइजेशन के लिए ठीक है लेकिन टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, और करीबन इस साइकिल में 2 से 2.5 घंटे हमको लग जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है और टॉक्सिसिटी भी है, लेकिन वही है कि ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो है इथाइलिन डाइऑक्साइड इथाइलिन ऑक्साइड आजकल काफी यूज की जा रही है। ठीक है, अब इथाइलिन ऑक्साइड को और CO2 के मिक्सचर को यूज किया जाता है आजकल, जिसके अंदर 8.5% इथाइलिन ऑक्साइड और 91.5% CO2 यूज किया जा रहा है। इसके अलावा इथाइलिन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC का भी मिक्सचर यूज किया जा रहा है। इसमें जो है आपका 8.6% इथाइलिन ऑक्साइड और 91.4 हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को लिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ परसेंटेज जैसे 10% इथाइलिन ऑक्साइड और 90% जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है। लेकिन आजकल कई अल्टरनेटिव्स ऐसे हैं कि जिसमें 100% ही इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन जनरली मिक्सचर के फॉर्म में देखा गया है कि ये ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब इथाइलिन ऑक्साइड का जो मोड ऑफ एक्शन है वो मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जो है
इसमें ये प्रोटीन का एल्काइलेशन कर देते हैं, यानी प्रोटीन में एल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। इसके अलावा डीएनए और आरएनए के अंदर भी एल्काइलेशन करते हैं, ठीक है, जिससे उनकी जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाती है या ऑल्टर हो जाती है। इसके अलावा जो है ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी जो है प्रिवेंट करते हैं और रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन को भी रोकते हैं, ठीक है। अब जो है इथाइलिन ऑक्साइड का देखा गया है कि ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियल स्पोर हैं, खासतौर से बैसिलस एट्रोफेसियस, उसके वो जो है काफी रेजिस्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बैसिलस एट्रोफेसियस जो है वो इसके लिए एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में ये काफी अच्छा जो है एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। उसके बाद है स्टरलाइजिंग टनल। स्टरलाइजिंग टनल के अंदर यानी कि जो मटेरियल है उसको हम पूरे टनल से ही होते हुए गुजारते हैं, और ये जनरली आपकी जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्रीज, इसमें ये काफी जो है कह सकते हैं कि पसंदीदा एक तरीके का प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर जो है इस टनल के अंदर हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा डीपायरोजनेशन जो कंटेनर का वो भी हम यूज करते हैं, ठीक है। और जो कंटेनर है उसको हम पूरे स्टरलाइजिंग टनल के अंदर एक कन्वेयर बेल्ट होती है, वो अभी मैं इसमें डायग्राम में आपको दिखाऊंगी। एक कन्वेयर बेल्ट होती है जिसके अंदर से वो हीटेड एयर फ्लो होती रहती है, और एक फैन होता है और हीटर होता है। तो फैन एयर को सर्कुलेट करता है और हीटर जो होता है वो हीटिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा जो लैमिनर एयर फ्लो होता है वो स्टरलाइज्ड एयर जो होती है उसी को जो है रन होने देता है, ठीक है। तो हम वहां पर फैन का आरपीएम यानी कि कितना फैन एयर को किस हिसाब से किस स्पीड से रोटेट करेगा ये हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टरलाइजिंग टनल, ये देखिए यहाँ पर जो है स्टरलाइजिंग टनल, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने दिखाया हुआ है कि ये यहाँ पर इसमें जोन बने हुए हैं, प्री हीटिंग जोन और कूलिंग जोन, ठीक है। इनके बारे में अभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारा कि ये जो स्टरलाइजर है ये फुल्ली ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। और जो है फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है। ड्राई हीट प्रोसेस होता है इसके अंदर, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डीपायरोजनेशन किया जाता है। डीपायरोजनेशन मतलब कि पायरोजन्स क्या होते हैं, वो एंडोटॉक्सिन्स जो होती, ये एक प्रकार के एंडोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया या माइक्रोब्स जनरेट करते हैं, तो उनको किल करने का जो प्रोसेस है वो भी जो है आपके इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको हम डीपायरोजनेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसके अंदर कौन सा जोन है वो हम बात कर लेते हैं कि ये इसमें प्री हीट जोन या कूलिंग, इसमें सबसे पहले है ड्राइंग जोन, प्री हीट जोन, ठीक है। उसके बाद जो स्टरलाइजिंग जोन है, उसके बाद कूलिंग जोन है ना, इसको हम स्टेबलाइजिंग जोन भी बोलते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें होगा ड्राइंग जोन, ठीक है, जो इसे प्री हीट जोन भी बोलते हैं। दूसरे नंबर का होगा इसके अंदर स्टरलाइजिंग जोन, और तीसरे नंबर का होगा कूलिंग जोन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको पायरोजन से रिलेटेड बात बताई है कि व्हाट इज द पायरोजन। द पायरोजन जो है वो ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। और ये बेसिकली जो पायरोजन्स होते हैं एंडोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि रिलीज किए जाते हैं किसी भी माइक्रोबियल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। डीपायरोजनेशन इज अ वाइटल पार्ट इन द मैन्युफैक्चर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो जो डीपायरोजनेशन होता है वो यहाँ पर जो है यूज किया जाता है स्टरलाइजिंग टनल में, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। ये इसके अंदर फेजेस होती हैं। सबसे पहले जो आपकी प्री हीटिंग जोन है, यानी ये प्री हीट जोन है, इसके अंदर ये पहला है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको आप 1 पॉइंट डालेंगे। दूसरा यहाँ पर हीटिंग जोन या स्टरलाइजिंग जोन भी आप बोल सकते हो इसको, ये दूसरा पॉइंट है ये। और तीसरा जो होता है यहाँ पे कूलिंग जोन, या इसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग जोन, है ना। ये आप इसको यहाँ ये बोलिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये तीनों जोन्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीआईपी सिस्टम। सीआईपी सिस्टम मतलब क्लीनिंग इन प्लेस। क्लीनिंग इन प्लेस जो होती है वो क्या करता है कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको हम एटे मतलब कि बिना डी उसको हम बिना उसको डिसमेंटल भी बोल सकते हो आप, हाँ डिसमेंटल किए हुए, और उसको हम क्लीन करना,
ठीक है, जैसे हमने कोई टैबलेट बनाई है किसी बीकर में या किसी बड़े से उसमें, तो वो जो पूरा टैंक है और जो टैबलेट मशीन है उनको अच्छे से क्लीन करना उसी प्लेस पे, उसको बिना उस पूरे उस प्रोसेस को हटाए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीआईपी सिस्टम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्रीज, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है सीआईपी सिस्टम जनरली हमारी हाइजीन्स को इम्प्रूव करता है, इसके अलावा हमारे प्रॉपर मटेरियल को सैनिटाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर जो है आपका जो भी बीकर है, जो भी बड़ा सा इतना बड़ा जिसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, वो अगर ढंग से साफ सफाई नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट जो स्लॉट बनेगा वो खराब बनेगा। ठीक है, तो जो सीआईपी यूज होता है, सीआईपी इन प्लेस रेफर टू द यूज ऑफ ए मिक्स ऑफ केमिकल, हीट एंड वाटर यूज टू क्लीन मशीनरी, वेसल्स, पाइप वर्क विदाउट डिसमेंटलिंग द प्लांट। ठीक है, मतलब उस पूरे प्लांट में हम उनको ऐसे पूरा ऐसे पूरी मशीन्स को हटाते नहीं है, वहीं की वहीं अंदर उनको उसको क्लीनिंग करना है और उसको हम इफेक्टिव तरीके से करना है। तो कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है सीआईपी रेफर्स टू द यूज ऑफ मिक्स ऑफ केमिकल। अब सीआईपी के अंदर हम कैसे करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज भी करते हैं, हीट का यूज भी करते हैं, वाटर का यूज भी करते हैं, तब जाके हमारा जो सीआईपी सिस्टम है वो पूरा का मतलब कि पूरा कोई भी सिस्टम है वो क्लीन होगा अच्छे से विदाउट डिसमेंटलिंग द प्लांट। ठीक है, और जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल रिमूवल करते हैं। सॉइल रिमूवल मतलब मिट्टी को नहीं हटाना, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सॉइल रेफर्स टू द एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज जो कि उस जार या वेसल के अंदर पड़ी हुई है उसको हटाना। तो सॉइल रेफर्स टू द एनीथिंग दैट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द क्लीन वेसल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉइलिंग द वेसल। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉइल कैन बी कॉज द टेंटिंग एंड कैन ऑफन बी स्मेल्ड। अब उस सॉइल की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट हो सकता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट खराब हो सकता है। ठीक है, अब वो और तो उसकी वजह से हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट में हो सकता है कोई स्मेल आ जाए, इसके अलावा कुछ हो सकता है, कोई विजिबल फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या वो अलग अलग यीस्ट स्पोर या ई कोलाई को जो है वो प्रमोट कर दे वहां करने के लिए। ठीक है, तो उन चीजों को हमें हटाना है। द सीआईबी प्रोसेस एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ ए सुटेबल केमिकल इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए करीबन हमें 15 मिनट लगते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सीआईबी प्रोसेस शुड ऑप्टिमली रन बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस एंड 75 डिग्री। तो जनरली देखा गया है कि करीबन जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको 50 से 75 डिग्री सेल्सियस तक हम हीटअप करते हैं। और ये देखा गया कि 75 डिग्री से ऊपर गर्म करने के बाद हमें कोई इफेक्टिव हीटिंग क्लीनिंग नहीं मिली है, तो हम जो है 50 से 75 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम गर्म करते हैं। और जो केमिकल जो मेनली हम यूज करते हैं वो कौन से हैं, जो कास्टिक सोडा है, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, पर एसिटिक एसिड है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका कास्टिक सोडा जो है वो करीबन 0.5 to 2% यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज हम करते हैं, यूज इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। ठीक है, इसके अलावा जो है दीज एसिड्स मस्ट बी यूज विद केयर एज दे कैन अटैक वॉल्व एंड पंप। तो ये जो एसिड्स वगैरह होते हैं वो हमें देखना चाहिए कि इनको हम पंप वगैरह में, जहां पर रबर की सीलिंग वगैरह होती है उन पे, क्योंकि ये उनको डैमेज कर सकते हैं, तो वहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूजुअली कॉल्ड हाइपो, इट इज एन इनएक्सपेंसिव, और जनरली सोडियम हाइपोक्लोराइड जो देखा गया आजकल वो ज्यादा अच्छे से यूज किया जा रहा है। ये एक अच्छा खासा ब्लीचिंग एजेंट भी है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है ये। ठीक है, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जो पर एसिटिक एसिड जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो है पर एसिटिक एसिड देखा गया है जो कि एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर है और एक बहुत अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, परोस जो है आपका ये हम बोल सकते हैं कि एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक मिक्सचर जो है वो हम काफी अच्छा यूज कर सकते हैं। पर एसिटिक एसिड जो है इसके अंदर ये करीबन 75 mg पर लीटर के हिसाब से लिया जाता है और ये करीबन 100% किल करता है 10 की पावर 7। ये 10 की पावर 7 ये जो 7 ही ऊपर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 10 की पावर 7। ठीक है, इतने जो है ये देखा गया कि करीबन 30 सेकंड में इतनी जो है उनको किल कर देता है। ठीक है, तो जो ये आपका सीआईपी जो है लाइनिंग और वेसल्स को क्लीन करने में बहुत अच्छा प्रोसेस है और केमिकल्स के थ्रू बहुत अच्छे से किया जा सकता है।
When cleaning lines in the process equipment using CIP, the correct fluid velocity must be achieved. तो ये ध्यान रखना है हमको कि जैसे हम कोई साफ सफाई करते हैं तो हम प्रेशर पाइप में से अच्छे प्रॉपर प्रेशर से हम उसको साफ सफाई करते हैं, सेम उसी तरीके से जब हम कोई वेसल या पाइपलाइन क्लियर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो है गुड क्लीनिंग, उसके लिए हमें जो फ्लो है जो भी लिक्विड का वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, ताकि ताकि कोई भी जो जगह है, कोई भी खाली स्पेस है, वहां से भी मटेरियल हट सके। ठीक है, तो इसके अंदर क्लीनिंग वेसल में हम जनरली दो मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं। फर्स्ट जो है, एक तो हाई प्रेशर से, मतलब कि हाई प्रेशर से पानी देना, इसको आप समझ सकते हो जैसे पाइप से हमने हाई प्रेशर से पानी दे दिया। ठीक है, टू रिमूव द सॉइल बाय फोर्स विद द वेसल सरफेस बीइंग स्प्रेड, है ना, उसको हम प्रॉपरली जो है हाई प्रेशर से हम उसको स्प्रे करते हैं। इसके अलावा जो है, ये तो हाई प्रेशर क्लीनिंग हो गई। सेकंड मेथड एम्प्लॉयज द लो प्रेशर क्लीनिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, लो प्रेशर क्लीनिंग करते हैं और इसमें मिली हम केमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो केमिकल्स का यूज करके हम लो प्रेशर क्लीनिंग से भी अच्छी, हमारे पास जो है दो तरीके से, एक तो हाई प्रेशर से पहले उसको क्लीन कर देंगे, और फिर जब केमिकल्स का यूज होगा तो उसमें हम लो प्रेशर जो है फिनोमेना यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसआईपी। एसआईपी मतलब कि स्टरलाइजेशन इन प्लेस। ठीक है, स्टरलाइजेशन इन प्लेस में हम क्या करते हैं कि जो अब जैसे हमारा कोई भी इक्विपमेंट है, उसको हम वो जिस जगह पे वो मशीन लगी हुई है वहीं पर ही हम उसको स्टरलाइज करें, उसको डिसेंबल नहीं करते हुए हम उसको स्टरलाइज करें। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, वही सुपर हीटेड स्टीम यूज करते हैं, और जो है बहुत इंपॉर्टेंटली हम इसको यूज करते हैं, मतलब तरीके से इसको हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब हम जो है, द एसआईपी सिस्टम इज यूजुअली कंबाइंड विद द सीआईपी सिस्टम। और जो आपका एसआईपी सिस्टम है, और उसको हम अगर प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो उसमें सीआईपी सिस्टम भी इंक्लूड कर देते हैं, मतलब कि पहले अच्छे से क्लीनिंग, देन फिर स्टरलाइजेशन। तो उससे क्या हो जाता है कि पूरी साफ सफाई अच्छे से क्लियर हो जाती है। SIP system reduce the handling of the part or module to be sterilized। तो जो जनरली क्या है कि SIP सिस्टम अगर ढंग से हो गई है तो फिर जब हमें जो भी बैच बन के तैयार हो रहा है उसके स्टरलाइजेशन में जो है मेहनत कम लगती है, क्योंकि उसमें गंदगी होने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो आपका ये जो प्रोसेस है, ये टाइम वैलिडेटेड प्रोसेस है, और टेम्परेचर वैलिडेटेड भी, मतलब कि हमको विद इन टाइम और टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए ये प्रोसेस करना है। ठीक है, तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं, जो स्टीम से हम पाइप वगैरह को क्लीन करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो करीबन इसमें 12 घंटे का टाइम लगता है, और टेम्परेचर करीबन 121 डिग्री के आसपास रखा जाता है। ठीक है, तो जनरली द एसआईपी प्रोसेस आल्सो रेफर्ड एज ए स्टीम इन प्लेस। तो स्टीम इसलिए क्योंकि स्टीम सबसे सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से स्टीम देते हैं, और जो है इतने हाई टाइम तक उसको रखते हैं, तो काफी जो चीजें हैं वो अच्छे से स्टरलाइज हो जाती हैं। ठीक है, द स्टरलाइजेशन ऑफ हाइजीन क्रिटिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द एक्चुअल सीआईपी प्रोसेस। तो जो एसआईपी है वो एक हाइजीन क्रिटिकल प्रोसेस तो है ही सही, मतलब कि इसके अंदर हमें प्रॉपर हाइजीन भी मेंटेन करना है। ठीक है, और इसमें जो है करीबन 121 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी थोड़ा सा टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, विदाउट यूजिंग ऑटोक्लेव, इसके अंदर मतलब हम ऑटोक्लेव नहीं, इसमें जो है टनल सिस्टम ही ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये तो हो गया हमारा। अब जो इसमें अंदर हमें लास्ट जो पढ़ना है दैट इज पर एसिटिक एसिड स्टरलाइजेशन। वो अभी हमने पढ़ा है कि पर एसिटिक एसिड स्टरलाइज जो हमारा वो होता है, एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर होता है, और करीबन इसकी 5 से 15% जो कंसंट्रेशन है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो पर एसिटिक एसिड जो है जब वो वाटर के साथ डिजोल्व होता है, इट डिसइंटीग्रेट टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एसिटिक एसिड, तो ये दोनों में टूट जाता है। देन फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन जनरेट करता है। ठीक है, और ये नॉन टॉक्सिक भी होता है, और वाटर के अंदर बहुत जल्दी से डिजोल्व भी हो जाता है, और एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडेंट है। ठीक है, और आजकल मेडिकल, सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट को इसको करने के लिए, स्लाइस करने के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। यूएस में ये बहुत प्रेफरेबली यूज करते हैं। हमारे इंडिया में अभी ये जो है बहुत अपर लेवल पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो कंसंट्रेटेड पर एसिटिक एसिड सोल्यूशन है उसको डाइल्यूट कर लेते हैं थोड़ा सा, और करीबन टेम्परेचर जब इसको हम यूज करते हैं तो टेम्परेचर करीबन 50 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
आपका पर एसिटिक एसिड स्टरलाइजेशन के साथ ही अब हमारा जो है इस तरीके से हमने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है। कौन कौन से हैं हमारे? स्टीम स्टरलाइजर, ड्राई हेड, ईटीओ, स्टरलाइजिंग टनल, सीआईपी सिस्टम, एसआईपी सिस्टम, पर एसिटिक एसिड लिक्विड स्टरलाइजेशन, ये हमने कंप्लीट किया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टरलाइजेशन मैंने इसलिए नहीं किया इसमें क्योंकि वो काफी कुछ सिमिलर था पर एसिटिक एसिड जैसा ही, और जनरली उस पर क्वेश्चंस आते भी नहीं है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये लेक्चर कंप्लीट, यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।